नमस्ते। आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल बोरिंग हिस्ट्री विद विनय दुबे। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है हिंदी राष्ट्रभाषा या राजभाषा। तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट सवाल भी यहाँ पे मैंने कैटेगराइज कर लिए हैं। यहाँ पे आपके सामने 5 क्वेश्चन रखे हैं। इस पर बारी बारी से एक एक करके डिस्कशन किया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण सवाल क्या क्या है। हिंदी भाषा का जीवन परिचय, हिंदी भाषा का अन्य भाषा बोली के साथ तुलनात्मक अध्ययन, हिंदी भाषा का क्षेत्र व वैश्विक स्थिति। चौथा है हिंदी को राजभाषा का दर्जा व अन्य भाषा की स्थिति। पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसका मतलब हर व्यक्ति के लगभग मन में ये सवाल जरूर होता है, क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। और इसका पूरा का पूरा जवाब आपको इस 5 क्वेश्चन में मैं आपको दूंगा और अच्छे तरीके से। आप कहीं भी खड़े होंगे या कोई भी बात कर रहा होगा तो आप इसके माध्यम से किसी से भी बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं भाई ये बात नहीं है, ये बात है। तो ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हिंदी भाषा का जीवन परिचय। जीवन परिचय से आशय है जीवन परिचय। हम सब लोग भी जैसे पूछते हैं कि जैसे आपका जीवन परिचय क्या है, तो हम लोग जन्म से लेकर, जैसे मेरा जन्म ये इस तारीख को हुआ और अगर पूरा संपूर्ण मतलब अगर आदमी नहीं रहा है तो उसका कह सकते हैं इस तारीख से इसका जन्म हुआ और इस तारीख को उसकी डेथ होती है, और उसके बीच के जो भी उसके जीवन में घटना हुए हैं, जो भी वो अचीव किया है, वो सब उसमें बता देते हैं। ठीक उसी प्रकार हिंदी का अपना एक परिचय ये है कि अभी हिंदी को आए लगभग 1000 वर्ष हुआ है। कह सकते हैं कि ये एक तरह से संस्कृत की ही भाषा है, और अवहट से ये थोड़ी सी परिष्कृत रूप में आकर के आपके सामने खड़ी होती है। और इसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इसको पुरानी हिंदी का भी नाम दिया है। मतलब पुरानी हिंदी कह सकते हैं, जैसे नहीं कहते हैं कि ये पुराना आदमी है। लेकिन हिंदी भाषा के साथ सबसे अच्छी बात क्या है, ये कि ये समय के साथ अपने आप को और सुदृढ़ और मजबूती के साथ पेश करती हुई जा रही है बाकी अन्य भाषाओं की तुलना में। तो आपको पता है हिंदी भाषा का जीवन परिचय मतलब ये कह सकते हैं 1000 वर्ष पुरानी भाषा है। 1300 ईस्वी के बाद ये थोड़ी सी तेजी से बदली। एक्चुअली अब हिंदी में क्या हुआ, जब सल्तनत काल का दौर था उस समय उर्दू भी विकसित हो। उर्दू एक कोई भाषा अलग से भाषा नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि उसका जो व्याकरण है वो पूरी तरह से हिंदी वाली है। यानी कि केवल लेखनी में वो अरबी में लिखी जाती है, फारसी का उसमें अरबिक आ जाता है लिपि, लेकिन व्याकरणिक तौर पर वो पूरी तरह से हिंदी ही है। तो आप इसीलिए पाकिस्तान का भाषा आप समझ सकते हैं, यानी वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो पाकिस्तान में कोई व्यक्ति कुछ बोलता है उसमें अरबी और फारसी के लफ्ज़ ज़रूर आ जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा जैसे मुफलसी कर रहा है, जनाब वगैरह, ये जो थोड़े वर्ड आ जाते हैं, जनाब एक्चुअली इससे बना हुआ है हिंदी से ही, लेकिन मुफलिसी वगैरह ये सब जो वर्ड हैं वो फारसी वगैरह वर्ड हैं, तो वो कुछ कुछ उसमें आते रहते हैं। लेकिन फिर भी आप समझ लेते हैं कि वहाँ पे क्या बोली जा रही है। तो हिंदी भाषा एक अपने आप में वैज्ञानिक भाषा भी है, तभी तो और बहुत तेज़ी से सुदृढ़ होती जा रही है। हिंदी का ये अपना एक अपनी अथॉरिटी पेश करती है कि भाई मैं बहुत ही चेंजेबल और समय के साथ और ज़्यादा मजबूत होती हुई भाषा है। तो ये हमारा थोड़ा सा जीवन परिचय है कि 1000 वर्ष का अपना इनका दौर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इसके मतलब बगल में ही मतलब साथ साथ उर्दू भी तैयार होती है, लेकिन अब वो ऐसा वर्ड नहीं है। लेकिन हिंदी का जो अपना मतलब वर्णमाला है वो संस्कृत से लिया हुआ है। किससे लिया हुआ है? संस्कृत से है। इसीलिए एज इट इज बहुत सारे वर्ड, जैसे संस्कृत में होता है हस्त, हिंदी में आकर के वो हाथ हो जाता है, हस्तरेखा। लेकिन आप इसको हिंदी में भी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे ये बोलते हैं कि बहुत ही शुद्ध हिंदी बोल रहा है वह व्यक्ति, तो इसको हम इस रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसको समझ लिए हिंदी भाषा का जीवन परिचय। दूसरा क्वेश्चन था कि अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। ये थोड़ा इससे ज़्यादा आप उसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है कि इसमें और भी क्या तकनीकी है और क्या इसमें और हमें समझना चाहिए। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के टाइम में ये और ज़्यादा तेज़ी से फैल गई। जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र की भाषा बोलती है वो हिंदी भाषा थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी जब हिंदी का अपना उत्थान हुआ और जब हिंदी का स्वर्णिम काल आता है जिसमें कहानियाँ वगैरह सब कुछ आने लगती हैं, तो हिंदी का बहुत तेज़ी से विकास होता है और इतनी बेहतरीन तरीके से फैलती है। तो
इसलिए आप देखते हैं कि मतलब फिल्मों का बहुत ही बड़ा योगदान है हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर पर भी ले जाने के लिए, उसको हम बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही था, हिंदी भाषा का जीवन परिचय। एक छोटा सा सामान्य सा हमें जो समझना चाहिए वो मैंने जीवन परिचय आपके सामने रख दिया। तो अब दूसरा क्वेश्चन था हिंदी भाषा का अन्य भाषा के साथ तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन में ये डाल देते हैं, इसको समझते हैं। वहां पे मैंने ध्यान देना आपको, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में एक चीज और ये बोली भी लिखी थी, लेकिन इसलिए मैं बोली को भी एक शामिल करना चाहूंगा जिसको भाषा बनाने की मांग बहुत तेजी चलती है। क्योंकि मैं भोजपुरी पृष्ठभूमि से आता हूँ तो मैं भोजपुरी का रखना चाहूँगा एक एग्जाम्पल के तौर पर। ये मत समझना कि मतलब ये मैं हूँ तो उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, नहीं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर रखना चाहूँगा कि किस तरह से अन्य बोलियाँ अभी भाषा के रूप में विकसित हो रही हैं। यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा संस्कृत को, यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा हिंदी को, यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा भोजपुरी को। ठीक, तो यहाँ पे इसके सामने लिख देते हैं बोली अभी है, अभी कोई भाषा का दर्जा नहीं मिला है। ठीक, ये भाषा है। तो मोटा मोटी ये आपको सब पता है कि संस्कृत प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। और इसके साथ मैं एक और लैंग्वेज लिख देता हूँ, तमिल लिख देता हूँ। तमिल से थोड़ा सा इसका तुलना हमेशा रहा है, तो इसको हम समझेंगे क्यों। हमेशा इसके और इस भाषा के बीच में डिबेट रहा है कि कौन सबसे प्राचीन भाषा है, और अभी तक मतलब दोनों की तरफ लगभग ये कह सकते हैं 19-20 का फर्क हो रहा है। कभी 20 इसका हो जाता है पढ़ रहा, कभी 20 इसका हो 19 हो जाता है, तो कभी इसका 20 हो जाता है, तो कभी उसका 19, तो कुछ इसके बीच। लेकिन आधुनिक भारत में इसका प्रभाव इस पर बहुत तेजी से पड़ा, बहुत तेजी से इस पर प्रभाव पड़ा। और आप देख मलयालम एज इट इज संस्कृत है, और संस्कृत का ही एक रूपांतरण है, तरह तरह से चीज़ें उसमें चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन वो भाषा के रूप में हमें नहीं ज्ञान देना है कि भाषा क्या है, उसके अंदर हम नहीं घुसेंगे, उसके तकनीकी रूप पे, व्याकरणिक रूप पे हम चर्चा नहीं करनी है हमें। इसलिए मैंने इसको बताया कि थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन में आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें क्या हैं। तो इसके बीच में आप समझ गए ये। तो अब संस्कृत से ही हिंदी आई है। ठीक, तो अब जो संस्कृत में क्या है, जैसे तुलनात्मक अध्ययन में जो प्राचीन वगैरह वेद, पुराण, उपनिषद, ये संस्कृत भाषा में है, जाहिर सी बात है। अब हिंदी में बहुत सारी चीज़ें लिखी जा रही थी, लेकिन वो टूटी फूटी हिंदी में, जैसे अब राशो वगैरह, साहित्य वगैरह, जो पीछे अभी हिंदी का मतलब धीरे धीरे को हिंदी बनाना था हमें, उसकी जो प्राचीन मतलब जो शैली थी, विकास था, जो पहले वकैया खींचती है, फिर धीरे धीरे खड़े होने का प्रयास करेगी। वकैया का मतलब होता है कि पेट के बल के चलना। जैसे छोटा बच्चा होता है 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने तक, को 10 महीने तक अपने पेट के बल पे चलता है, यानी अपने हाथों को आगे करके खींचता है, उसको बोलते हैं बकैया खींचना। तो हिंदी प्रारंभ में जो हिंदी तभी बनेगी जब वो पूरी तरह से चलने लगेगी। तो उसका जो जन्म हो चुका था, मतलब इस शब्द का इसमें टूटी फूटी रूप में लोकल लैंग्वेज, क्षेत्रीय लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल अभी बड़े रूप में बना नहीं था, तो वो बकैया खींचना स्टार्ट कर दी थी। तो अब ये देखते हैं हिंदी का, तो बकैया खींचना अब 8-10 महीने यानी कि 200 साल 300 साल बीते, 12वीं 13वीं यही तो थोड़ा सा अब चलना, किसी के सहारे चलना स्टार्ट की थी। और जाते जाते 200-300 सालों तक भक्ति आंदोलन में इसका मतलब प्रभाव ही देखने को मिलता है। तो आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में पुराणों वेदों का बेहतर तरीके से रूपांतरण, यानी आधुनिक भारत में वेद पुराण की बातों को आम जनमानस तक पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ा ये सवाल है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैंने एक अपने ये मैं एक्चुअली मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरा अपना ये कोट है कि पहुंचाना। जैसे मैं पढ़ते वक्त इसको अपने दिमाग से, अपने विचार से ये लाया था। कहते हैं जैसे कि संस्कृत आवश्यक नहीं, बहुत बड़े स्तर पर हिंदी जो है संस्कृत की ऋणी है, लेकिन क्या संस्कृत जो भारत के निचले वर्ग के लोग हैं उन तक पहुंच पाई थी? तो मेरा साफ साफ आंसर है कि नहीं, निचले स्तर पर वो पहुंच ही नहीं पाई थी।
भाई जाहिर सी बात है उसके लिए ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती तब तो। लेकिन हिंदी ने एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया कि इस भाषा को आसान रूप में हिंदी के रूप में जनमानस तक पहुंचा दिया। यानी वेद पुराण जो थे वो हिंदी में भी उपलब्ध हैं और आसानी से एक नीचे वर्ग का आदमी जो मतलब संस्कृत में पढ़ा लिखा नहीं है वो उसको पढ़ सकता था। तो कह सकते हैं कि हिंदी ने संस्कृत के जो प्राचीन वेद को जनमानस तक पहुंचाया उसी इस रूप में हिंदी को संस्कृत जो है हिंदी का ऋणी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि उसका मतलब एक तरह से चुका दिया अपना, मतलब कर्ज था ब्याज सहित चुका देना। हिंदी ने ये किया संस्कृत के लिए, संस्कृत ने इसको उधार दिया, अपना सब कुछ डिक्शनरी वगैरह सब कुछ उधार दिया। तो उसने ऐसा किया। पहला पॉइंट ये है उपनिषद इस संस्कृत भाषा में। अभी मैं इसको नहीं ले रहा हूं, इसको अलग से थोड़ा सा समझाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें पहला ये समझ गया, पहला ये संस्कृत ने ये, उसके बाद संस्कृत में लगभग 56 के आसपास 56 कह सकते हैं कि वर्ण है, जिसमें से 16 जो है वो स्वर हैं। और हिंदी में क्या है कि 44 वर्ण है, मतलब बहुत सारा चीज संस्कृत से नहीं ले पाई। 44 की आवश्यकता के अनुसार उसने 44 लिए हैं। और बहुत जो इसमें बहुत सारी चीजें जो इसका इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा था और उतना ही जरूरी समझा हिंदी ने, कितना ले लेता हूं उतना ही काम चल जाएगा। और वर्ण 11, तो इसका मतलब इसमें से 11 अगर घटा दोगे 33 यानी कि व्यंजन हो जाएंगे। तो आप समझते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट टाइप का वही है यहाँ पे। तो इसमें ये है संस्कृत में तुलनात्मक अध्ययन में ये हम देखते हैं। तीसरा है बोलने के स्तर पर देखा जाए तो पहले यहां लेता हूं। बोलने के स्तर पर आपको पता है कि हिंदी का क्षेत्र बहुत ज्यादा व्यापक है। यानी कि जब भी मैंने बताया कि लगभग इसमें 700 to 800 मिलियन लोग पढ़ते लिखते व समझते हैं। इस सब स्तर पे मैं बात कर रहा हूं। इसकी संख्या मैं अगर मानूं तो इस समय भारत में वर्तमान में अगर मैं दे दूं 10 मिलियन 10 मिलियन के लगभग 10 मिलियन के आसपास, एम का मतलब है मिलियन आसपास लोग बोलते हैं। एक ये हो गया। तो जाहिर सी बात है कि अभी इसका जो लोकप्रियता है इससे कहीं ज़्यादा है। नो डाउट ये वर्ल्डेस्ट लैंग्वेज है, इसका हमें सम्मान करना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो शायद हिंदी नहीं आती। तो इस चीज़ का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं हिंदी का मतलब जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है। ठीक, अब भोजपुरी को लेते हैं एक बोली के रूप में अभी, क्योंकि बोली है। और भोजपुरी के अलावा इतनी सारी अन्य भाषाएं, राजस्थानी, इस तरह से जो अन्य क्षेत्रों पे, राजस्थान की अपनी भाषा क्या है, हिंदी है, राजकीय भाषा, राजभाषा जो है। लेकिन वहाँ पे बोलियाँ जो है राजस्थान हरियाणा का जो हरियाणवी है, तो इसके लिए कभी कभी जैसे मांग उठता रहता है कि भाई इसको भी भाषा का दर्जा दिया जाए। लेकिन उन दोनों में राजस्थानी तो फिर भी ठीक है, राजस्थानी में साहित्य भी वगैरह लिखे गए हैं। भोजपुरी में भी उपलब्धता थोड़ा कम है लेकिन है। लेकिन भोजपुरी को जो सिनेमा ने जो एक ताकत दी है वो बहुत बड़ी ताकत दे दी इसने। सिनेमा एक बहुत बड़ा रोल निभाता है किसी को भाषा को पूरी भाषा में बदलने के, आधुनिक रूप में मैं देखता हूं, तो बहुत बड़ा रोल उसने दिया। तो भोजपुरी अपनी भाषा, इसको हिंदी का ही उपबोली बोली जाती है, क्योंकि इसकी जो लिपि भी मानी जाती है वो भी देवनागरी है। लेकिन इसकी वास्तविक एक लिपि है जिसको बोलते हैं कैथी या तिरहुत, जो मैथिल की भी है। इसका मतलब क्या है, यानी इस पे सिरो रेखा, जैसे मैं यह लिख रहा हूं ना, इसमें ये सिरो रेखा नहीं होती है। और बहुत सारे जो वर्ण हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, चेंज रहे हैं कुछ कुछ। तो बाकी हिंदी से नहीं इसने लिया, ये भी जैसे संस्कृत ने इससे लिया, तो इसलिए उसको भी। तो अगर मैं एक स्तर पे बोलूं कि भोजपुरी को भाषा होना चाहिए तो उसके पक्ष में बहुत सारे बात है। लेकिन इस पे अभी और रिसर्च और अध्ययन करने की जरूरत है, ताकि हम इसको और परिष्कृत रूप में हम आपके सामने ला सकें, ताकि इसको भाषा का दर्जा मिल सके। तो आपने तुलनात्मक अध्ययन में समझ गए होंगे कि संस्कृत, हिंदी और भोजपुरी के बीच में थोड़ा अंदर, तो हिंदी कितना पॉपुलर है।
तो हम जो सवाल पे चल रहे हैं इसलिए क्रम वाइज रखा इसलिए है कि पहले नंबर से लेंगे दूसरे नंबर, दूसरा जोड़ेगा तीसरे को, यानी इस जो ये हम बातें बताएंगे वो तीसरे को जोड़ेगा, तीसरा चौथे को, और फिर पांचवें में पहुंचेंगे तब समझेंगे क्या हिंदी हमारी भारत की राष्ट्रभाषा है, तो उस बात को पहुंचेंगे। तो ये क्रम वाइज इसीलिए मैंने रखा है। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो भोजपुरी में इतना ज़्यादा बोलना नहीं था, इसलिए थोड़ा इसको एक दिन कभी अलग क्लास लूँगा, मैं समझाऊंगा इसको, और थोड़ा बहुत मैं इस पर अध्ययन भी अच्छा किया हूँ बाहर जा करके। बाहर का मतलब है लाइब्रेरी वगैरह में, एक दो तीन दोस्त हैं जो काफ़ी इस पर बात करते रहते हैं, और एक कल्पना पटवारी नाम की सिंगर भी है, वो बहुत अच्छा काम किया है इस पर। तो आप चलते हैं तीसरा। अब तीसरा नंबर आपको पता है कि क्षेत्रीय स्थिति, क्षेत्रीय व वैश्विक स्थिति, इसको समझते हैं। ठीक, तो मेनली अगर मैं एक मैप बना दूं, अगर मान लीजिए ये है, नीचे तक है, हम मैप के थ्रू समझ लेते हैं। तो मेनली जो ये पार्ट का जो भारत है, अगर देखें तो यानी दिल इसको बोलते हैं, हृदय, हार्ट, हार्ट, हिंदी हार्टलैंड, बहुत ही पॉपुलर वर्ड है हिंदी हार्टलैंड। यानी जो कुछ यहाँ के राज्य हैं उनका ऑफिशियल यानी राज्य के स्तर पर उनका कामकाज जो है हिंदी में ही होता है। तो और सर्वाधिक जो जनसंख्या भी है वो इसी क्षेत्र में है। तो अगर संख्या के हिसाब से देखें तो भी बहुत ज़्यादा है। क्षेत्रीय का मतलब दो तरीके, एक भौगोलिक स्थिति हो गई और एक इसको इसके रूप में, यानी कि पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, उत्तरी हिंदी भी देख सकते हैं और दक्षिणी हिंदी भी देख सकते हैं। अगर चार पार्टों में बांट सकते हैं। दक्षिणी हिंदी का मतलब ये पार्ट है जो उसमें बहुत सारे वी राजू, तमिल के क्षेत्रों में उन्होंने बहुत काम किया है। दक्षिणी हिंदी उस रूप में नहीं देखना, दक्षिण भारत में हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं पूर्वी पश्चिमी बात देना, वो प्रदेश के अंदर भी उसका विभाजन हो जाता है, तो वो उसके स्तर पर नहीं देखना हमें। पूर्वी हिंदी का मतलब ये हो गया, उत्तरी हिंदी का मतलब ये हो गया कश्मीर साइड में, हिमाचल, उत्तराखंड, और उत्तराखंड में मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज तौर पर शायद संस्कृत भी है। तो एकमात्र आई थिंक राज्य भी है जहाँ पे संस्कृत भी बोली जाती है, जिसका ऑफिशियल भाषा भी है। तो ये हिंदी हॉटलैंड है, तो क्षेत्र के स्तर पर भी बहुत बड़ा मायने रखता है। उसके अलावा जो कंट्री है वर्ल्ड में, वैश्विक कंट्री जो है, वैश्विक स्तर पर फिजी, मॉरिशस, गुयाना, सुरीनाम, थोड़ा बहुत अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका वगैरह में भी है, और थोड़ा सा और लैटिन मतलब कैरिबियन द्वीप समूह में भी अच्छी खासी स्तर पर है। ठीक, तो हिंदी की पकड़, और यूएन में आपको पता है एक ऑफिशियल लैंग्वेज में 5 हैं यूएन में, लेकिन 5 के अलावा जिन भाषाओं में और अन्य आधिकारिक भाषाओं में शामिल किया गया उसमें हिंदी भी शामिल है, क्योंकि इसकी बहुत सारी संख्या के होने के बाद ये। तो हिंदी नेपाल में भी बोली जाती है, हिंदी आप अगर कह सकते हैं पाकिस्तान में भी समझ सकते हैं बोली जाती है, अफगानिस्तान के लोग समझ लेते हैं। तो हिंदी का जो वैश्विक स्तर पर जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। तो यानी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में तुलनात्मक अध्ययन में सबसे नीचे वाले 700 से 800 मिलियन लोग बोलते हैं, वो है वैश्विक स्तर पर लगभग अभी तक कन्फर्म्ड ये प्रूव्ड बात है, लगभग 200 विश्वविद्यालयों में हिंदी में अध्यापन कार्य भी होता है। और फॉरेन की भी बात कर रहा हूं, ठीक, इवन संस्कृत में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी में अध्ययन किया जा रहा है, अगर भारत की भाषाओं में देखें तो हिंदी है। तो हिंदी का मतलब एक तरह से वैश्विक स्तर पर भी पहुंच बहुत अच्छे खासे स्तर पर है। तो ये आप समझ सकते हैं कि मतलब इतने राज्यों में बोली जा रही है थोड़े, और या तो जैसे इन राज्यों में उसकी प्रथम राजभाषा भी है, और बहुत सारे राज्यों में उसके द्वितीय स्तर पर यानी कि ब्रिज के रूप में भी हिंदी काम करती है। हालांकि दक्षिण भारत के संबंध में जो ब्रिज का काम करता है वो अंग्रेजी है, न कि हिंदी। लेकिन फिल्मों की वजह से बहुत सारा चीज अब थोड़ा सा सिनारियो बदलता हुआ दिख रहा है। पैन इंडिया अप्रोच है दक्षिण भारत की फिल्मों में, अभी उसका थोड़ा सा आगे जिक्र हम थोड़ा सा करेंगे।
तो ये सब चीज़ें तेजी से बदल रही थी। तो क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति भी आप देख रहे हैं कि हिंदी का व्यापक है। क्षेत्रीय स्तर पर भी हिंदी में काफ़ी लेख, इतनी कहानियाँ, इतने स्तर पर बड़े-बड़े प्रेमचंद नाम, हरिश्चंद्र जैसे व्यक्तित्व, और क्षेत्रीय स्तर पर मतलब तमिल के क्षेत्रों में वी राजू जैसे व्यक्ति, असम में शंकर देव, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु भी जो आए थे मथुरा वगैरह कृष्ण को, उन्होंने भी हिंदी में थोड़ा, उसके बाद स्वामी विवेकानंद वगैरह। फिर आंदोलनों में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की जो भूमिका थी वो किसी भी अन्य भाषा से सबसे ज़्यादा रही है। तो आप देख सकते हैं कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति के स्तर पर भी हिंदी हमारी बहुत आगे है अन्य भाषाओं की तुलना में। मैं केवल हिंदी की बात कर रहा हूँ, ये नहीं उसका तुलना वो छोटा है बड़ा नहीं, मैं हिंदी के मतलब बता रहा हूँ कि हिंदी का अप्रोच कितना ज़्यादा रहा है। लार्ज मतलब पॉपुलेशन या लार्ज एरिया तक कवर करने का जो मादा रखती है। मे भी अगर छठवां लैंग्वेज अगर यूएन में हो शामिल तो वो हिंदी को होना चाहिए मेरे हिसाब से, और किसी अन्य भाषा की तुलना में। तो हमने तीसरा नंबर समझ लिया। तो 3 हमने पॉइंट अपने आपको आपके सामने रख दिया है। अब तीसरा जो है पॉइंट वो चौथे से जुड़ा हुआ है। आप इसमें थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं पाएंगे सर ने ऐसे बताया या फिर अलग हो गया, नहीं। इसीलिए मैंने पॉइंट वाइज पहले से लिख लिया था कि पॉइंट वाइज हम समझेंगे और एक एक ऑर्डर में उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। अब आते हैं हिंदी की राजभाषा, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा। हिंदी, एक मिनट, हिंदी राजभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में व अन्य भाषाओं की स्थिति, ये यही हमारा शायद क्वेश्चन है चौथा। ठीक, थोड़ा सा हम समझेंगे दो वर्ड को। मैंने यहां पे जो लिखवाया है, एक है राष्ट्रभाषा और एक है राजभाषा। 2 सेकंड, थोड़ा सा सॉरी इसके लिए, थोड़ा सा पानी वगैरह पी लूं। इसको देखते हैं। राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब है कि किसी भी देश में सबसे ज्यादा बोले जानी वह भाषा है जो लोगों को आपस में जोड़ती हो, भावनात्मक रूप से, राजकीय रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। उस भाषा को राष्ट्रभाषा बोला जाता है। मतलब अगर भारत की बात की जाए तो भारत में एक राष्ट्र भाषा नहीं है, कह सकते। क्यों? क्योंकि ये भारत एक डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, मतलब इसमें विविध बहुभाषा भाषी लोग रहते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए यूएस की, यूके की, फ्रांस की, तो उन यूएस की क्या है, इंग्लिश है, इसकी क्या है, इंग्लिश है, इसकी क्या है, फ्रेंच है। समझ रहे हैं आप? यानी ये पूरे क्षेत्र में बोली जाती है, ये भी पूरे क्षेत्र में बोली जाती है, ये भी पूरे क्षेत्र में बोली जाती है। थोड़ा सा डिफरेंस हम राजभाषा में समझेंगे। तो इंडिया के संबंध में देखेंगे, अगर इंडिया के, भारत के संबंध में, तो कोई भी नहीं है अभी। ठीक, अब ये इसको देखेंगे। इसको राजभाषा के स्तर पर देखा जाए, यूएस को देखिए, यूके को देखिए, फ्रांस को देखें, इंडिया को देखें, तो राजभाषा में इंग्लिश है। यानी कि वहां के लोग भी इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं और राजभाषा का स्तर पर जो काम होता है वो भी इंग्लिश में होता है। यानी राजभाषा, राष्ट्रभाषा राजभाषा हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि राजभाषा राष्ट्रभाषा हो, क्योंकि हो सकता है वो वैविध्य वाला कंट्री जैसे भारत, लेकिन राजभाषा तो कहते हैं जो अधिकतम लोग बोलते हैं तो उसको एक राजभाषा के रूप में दर्जा मिल जाता है। ठीक, तो यूके का भी इंग्लिश है, फ्रांस का फ्रेंच है। यानी कि राजभाषा और आपको राष्ट्रभाषा में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख गया और समझ में आ गया होगा राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या है। इंडिया का क्या है, हिंदी। और सहयोगी भाषा के रूप में एक और लैंग्वेज लिया गया है, आपको अच्छी तरह से पता है, वो है इंग्लिश।
तो सीधा सीधा राजभाषा और राष्ट्रभाषा में हमें ये डिफरेंस भी दिख गया। तो हिंदी राष्ट्रभाषा या राजभाषा है, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि भाई हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा है या राजभाषा। तो एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। लेकिन अगर आप किसी उत्तर भारतीय से पूछने जाएं या दिल्ली वाले व्यक्ति से किसी से पूछेंगे जो अगर अच्छे से पढ़ा होगा, तो वो जरूर यही कहेगा कि भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। तो आपको पता चल गया होगा इसकी स्थिति। अब राजभाषा पे आते हैं कि भारत हिंदी राजभाषा का जो विकास क्रम रहा है वो कैसे रहा। तो इसके भी दो तीन पॉइंट लेते हैं कि हिंदी ने एक तो स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही अच्छी भूमिका, इसको भी 5वें पॉइंट में हम समझेंगे। स्वतंत्रता में बहुत बड़ी भूमिका, भक्ति आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका, इसका एक सीधा संबंध है, बहुत ज्यादा लोग हैं ना उत्तर भारत में। तीसरा है संविधान सभा में लंबी चर्चा, ये खूब लंबा चर्चा चला। एक्चुअली एक बार इसका एक मजाक भी बनता है। एक मजाक ये बनता है कि जितने भी लोग उसमें इकट्ठे थे वो सब अंग्रेजी में बातें कर रहे थे कि हिंदी should be our national language or either official languages, but no one can talk in Hindi or any other रीजनल लैंग्वेजेस। तो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो जाता है कि भाई देखो, अब जिस पे हम चर्चा करना है हमें उसके भाषा में किस भाषा को बनाना चाहिए। अगर हम किसी तीसरे भाषा में डिस्कशन कर रहे हैं तो एक तरह से ये माना जाता है कि मतलब किसी का पूरा मन नहीं था। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत के भी लोग थे और हिंदी का जो कहानी वानी पढ़ने का जो बहुत कम लोगों के पास था अभी, क्योंकि उस तरह का कोई स्थापना नहीं था। हालांकि उसको प्रचार प्रसार में लाया जा रहा था, लेकिन उस तरह से बहुत बड़े स्तर पे काम नहीं हो पाया था कि हिंदी को वहाँ पे लोग को समझाया जा सके। तो इंग्लिश एकमात्र, इसीलिए एडहॉक पे, मतलब हिंदी ने अपने हिंदी यूनिवर्सिटी ने, यानी हिंदी विश्वविद्यालय, अपने आप भाषा हिंदी भाषा विश्वविद्यालय समझ लिया, उस पर अंग्रेजी को एडहॉक पे रख लिया, एसोसिएट की तरह किस रूप में रख लिया। तो ये था, बहुत लंबी चर्चा चली। 12, 13, 14 सितंबर, यानी ये जो आता है 14 सितंबर का दिन 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित कर दिया, दर्जा मिल गया। ठीक, उसके अलावा इंग्लिश को सहायक भाषा के रूप में असिस्टेंट के तौर पर इसको रखा गया। तो इतनी लंबी चर्चा के बाद ये अन्य भाषाओं के ऊपर अब चलते हैं। तो अन्य भाषाओं को भी इज्जत देना हमें जरूरी था, क्योंकि ऐसा नहीं कि भारत एक विविधता वाला देश था, यहाँ पे बहुभाषी भाषा थे, खान पीन का भी जो अलग अलग पूरा था, कल्चर ही अलग था। यहाँ पे कहावत भी बोली जाती है, कोस कोस पे बदले 4 कोस पे बदले पानी, कोस कोस पे बदले बानी, इस तरह की कहावतें चलती हैं। तो भारत जैसे देश में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना एक बहुत बड़ा अपने आप में क्रांति पैदा करने वाली चीज़ थी। हो सकता था उस समय का जो माहौल था, वैसे भी पाकिस्तान अलग हुआ था, एक नया देश बना था, भारत की का बंटवारा हो चुका था। उस समय एक और इस तरह का आंदोलन भारत के बिल्कुल भी सह नहीं पाता, क्योंकि इतनी बड़ी संहार हुआ था, तो बहुत बड़ा समस्या भी उत्पन्न हो जाता। इसीलिए 15 वर्षों का भी समय दिया गया था 1965 तक कि इसको देखा जाएगा, हिंदी को अंग्रेजी को सहायक के तौर पर। बाद में 1965 के बाद ये हिंदी पूरी तरह से ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज के तौर पर देखी जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ था वो था राजनीतिक इच्छा। इतनी ज़्यादा राजनीतिक इच्छा ताकतवर होनी चाहिए। इंदिरा गांधी उसमें इतनी ताकतवर थी, चाहती तो कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि और भी चीज़ें, इतना इन्वायरमेंट साथ नहीं था। और महत्वपूर्ण ये कि लोगों को इतना आसानी से हम कन्विंस भी नहीं कर पाते। और किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लिया, अगर मान लीजिए आप बिहारी वगैरह बोलते हैं, तो उसको एक बार से हमेशा गलत नज़रिए से वो अपने आप को देख लेता है, कहता है कि यार मुझे बिहारी बोला, मतलब हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है। तो एक जो क्षेत्रीय जो भावना उत्पन्न हो जाती है ना, वो बहुत बड़ी ताकत पैदा कर देती है। और आप समझ सकते हैं कि फिर से एक आंदोलन के लिए भारत तैयार नहीं था उस टाइम। तो ये 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा का दर्जा मिल गया। उसके अलावा आर्टिकल
343 से लेकर 351 तक भाषा का, इस हिंदी भाषा का विकास, अन्य भाषाओं को भी इसमें शामिल किया गया और एक 8वीं अनुसूची भी तैयार की गई, जिसमें अभी तक कुल अनुसूची तैयार की गई, जिसमें कुल 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया, जिसमें से अंग्रेजी नहीं है, ये आप समझ लेना। बार बार आप नोट वगैरह देते उसमें 15-16 भाषाओं का शायद जिक्र हुआ है, लेकिन क्योंकि वो जो पुराने नोट आए वो समय के साथ 2004 तक कुछ भाषाओं का ऐड हुआ, फिर 2008 में, 6 में जाकर के, 5 में जाकर के कुछ और एक दो भाषाएं का ऐड ऑन हुआ। तो चीज़ें इस तरह से देखती हैं। तो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, और वो भारत की राष्ट्रभाषा के तौर पर देखी जाती हैं। अगर ये देखा जाए कि अगर भारत की राष्ट्रभाषा बताएं तो भारत में एक कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, और वो कुल कितनी भाषाएं हैं भारत में, अगर ऑफिशियल के तौर पर और संवैधानिक तौर पर अभी तक कुल 22 भाषाओं को वर्णित किया गया है। ठीक है, उसमें असमी है, क्षेत्र वाइज भी है, क्योंकि राज्य का जब पुनर्गठन, जो राज्य का एक आयोग बना गया, फजल अली के नेतृत्व में फजल अली आयोग बना था, जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसमें इसी आधार पर बहुत सारे राज्यों का गठन हुआ। जैसे तमिल पहले से था, मद्रास फेडरेशन उससे अलग अलग होकर के कुछ क्षेत्र अलग हो गए। वो तमिल भाषा के आधार पर तमिल, जो तमिल हो गया। आंध्र प्रदेश बाद में अलग हो, तेलंगाना तेलुगु के आधार पर तेलंगाना बना। आंध्र प्रदेश था। पंजाब पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब है। ये सिंध का जो क्षेत्र हुआ करता था ऐसे। तो पश्चिम जो संयुक्त प्रांत था, ये उत्तर प्रदेश वगैरह, तो वो हिंदी बेल्ट हुआ करता था और हिंदी को वहाँ पे अपनाया है। इस तरह से जो चीज़ें थी, सिनारियो था, बदल रहा था। अन्य भाषाओं को यहाँ दर्जा दिया, यानी उनको भी सम्मान मिला पूरी तरह की, आप इस भाषा को अपने में पढ़ाइए। और हर राज्य अपने की वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा, यानी वहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसको भी आगे बढ़ाती रहती है। बहुत सारे उर्दू को भी शामिल किया गया। उर्दू एक्चुअली हिंदी का व्याकरणिक, अगर उसको देखा जाए तो बोली के रूप में है, लेकिन लिखावट में जो लिपि आ जाती है वो अरबिक आ जाती है, यानी उल्टा लिखते हैं लोग, देखा होगा आपने। तो ये जब सब चीज़ें थी कि अन्य भाषाओं की स्थिति जो थी वो भी मतलब संवैधानिक रूप में प्रूव्ड बात थी कि अधिकृत हो गई, मतलब ये भी अधिकार का क्षेत्र था। और लेकिन समय समय पर इसने अन्य भाषाओं को भी एक सहयोग दिया कि आप ये भी भाषा बन सकती है। जैसे भोजपुरी का मैंने अभी जिक्र ही किया था, और इसका और हिंदी अभी कितनी व्यापकता से साथ बढ़ेगी उसका भी एक चीज़ है। और आज के टाइम में हिंदी और भी मजबूत भी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जो सेंटीमेंट है, लोगों को भावना है, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस के लिए बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तभी आप बहुत सारा अभी गोरखालैंड की मांग, यानी नेपाली भाषा के आधार पर वहाँ पे मांग की जा रही है, गोरखालैंड वगैरह की। तो आप देख सकते हैं कि कितना मतलब महत्वपूर्ण है। समय समय पर इस तरह के जो आंदोलन देखने को भी मिलते हैं। तो ये भाषा के स्तर पर बहुत थोड़ा सा विवाद है, तो इससे बच के भी रहना चाहिए। तो आपने देखा हिंदी राजभाषा के रूप में क्या इसके साथ क्या है, इसका स्थिति आपने समझा। तो आप एक तरह से समझ गए होंगे चौथे क्वेश्चन तक आते, इस पॉइंट तक आते आते, कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो नहीं ही है। तो हमने इसको चौथा को आपने देखा। अब पांचवें के बाद करेंगे, जो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी क्या भारत की राष्ट्रभाषा है या होनी चाहिए। क्या 5वां, तो आपका 5वां लेकिन क्वेश्चन क्लियर होगा, लेकिन अब मैं उसका एक थोड़ा सा परिष्कृत रूप अब आपके सामने रख देता हूं। क्या हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? अब इस पे आप लोग भी अपना अपना निर्णय जरूर बताइएगा। राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आपको इसमें एक साइड रखेंगे पक्ष का, एक साइड रखेंगे विपक्ष का। ये रहेगा पक्ष और ये रहेगा विपक्ष, ठीक। पक्ष आप रखे, अगर आप अभी तक मैं आपको जितना बताया, मतलब तेजी से एक तो बढ़ रही है। पक्ष की बात करें तो हिंदी सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है, सर्वाधिक
लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। आप इसमें तथ्य का भी वर्णन कर देंगे, फैक्ट का, यानी 700 से 800 मिलियन लोगों का। यूएनएससी में 5 ऑफिशियल लैंग्वेज के अलावा हिंदी को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अन्य देशों में भी बोली जाती हैं। ये पॉइंट को और बड़ा कर सकते हैं। तो भाषा है, सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। दूसरा पॉइंट अगर आप सोचेंगे तो आपको सीधा सीधा पता चला कि इसके पक्ष में सबसे पहला तर्क कोई देगा, सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। और दूसरा जो पक्ष लिया जाता है कि जो भारत की अन्य भाषाएं, यानी अन्य भाषाएं भी संस्कृत से निकली हैं। संस्कृत किसी न किसी प्रकार से संस्कृत से संबंध, संस्कृत से ही संबंध रखती हैं। उसमें सबसे ज्यादा आगे हिंदी है। ये दूसरा पॉइंट है। अन्य भाषाओं में आप कोई भी भाषा ले सकते हैं, तो हिंदी का जो दायरा है उन सभी भाषाओं में शायद सबसे तेजी से आगे बढ़ा है। और वैश्विक स्तर पर भी जो हमारे नेता या कोई भी जाता है तो वो हिंदी को प्राथमिकता के तौर पे देखता है। लेकिन यह नहीं है कि जो साउथ का जो अगर मान लो मिनिस्टर बनना है वो जाकर के हिंदी में, वो इंग्लिश में ही बोलता है, और इवन जहाँ पे ज़रूरत है। लेकिन आपने बोला ना सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो दूसरा पॉइंट है अन्य संस्कृत से ही निकली, लेकिन संस्कृत में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन है, तो वो हिंदी ही है। नो डाउट तमिल इज अ वेरी वेरी गुड लैंग्वेज एंड वेरी ओल्डेस्ट, इवन दो कहते हैं कि ओल्डेस्ट, ओल्डर देन संस्कृत, और व्याकरणिक रूप से भी बहुत ही सशक्त और बहुत ही वैज्ञानिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या तमिल अन्य क्षेत्रों में भी बोली जाती हैं? आप अगर उसका दायरा देखेंगे तमिल का, तो तेलुगु में जो उसके सटे हुए थोड़ा एरिया है उसमें थोड़ा बहुत बोली जाती हैं, ज़्यादा नहीं है अब, लेकिन है संख्या बहुत है। अब तमिल के लोग बहुत ही तेज़ी से अपना विकास किए, बहुत अच्छे से पढ़े लिखे बाहर गए, तो वो तमिल को वहाँ पे उन्होंने बहुत तेज़ी से प्रसार भी कराया है। तो तमिल लैंग्वेज में जैसे फिजी वगैरह में, मॉरिशस वगैरह में तमिल का भी उस तरह से प्रभाव है, लेकिन जिस हिसाब से हिंदी का है उस हिसाब से उसका नहीं है। तो तीसरा पॉइंट, अभी मैंने जिक्र किया था स्वतंत्रता आंदोलन का, तो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में जो सबसे ज्यादा प्रभावी भाषा रही थी वो हिंदी थी। इवन गांधी जी ने जिस भाषा को राष्ट्रभाषा को बनाने का दर्जा का वकालत की थी वो हिंदी को किया था, क्योंकि इसमें सब कुछ है, यानी आम लोगों तक पहुंच जाती है, आम लोगों की समझ में आती है। इवन अगर आपको तमिल वाले से भी अगर पूछेंगे तो आपको तमिल अगर आप इस साइड लाते हैं, नहीं कहते हैं लोग तमिल आपको पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, हमें भी चाहिए कि उनको इस भाषा को सम्मान दे, लेकिन इतना आसानी से नहीं है। लेकिन हिंदी है वो आसानी से सीखा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। एक तो सबसे बड़ा आसान इसका काम यही कर देता है। तो देख सकते हैं आंदोलन में सर्वाधिक प्रभावी भाषा रही। प्रेमचंद का एक लेख था सोचे वतन, वो उसको मतलब बैन कर दिया गया था, वो हिंदी की भाषा में लिखा गया था। मतलब इतनी देशभक्ति भावना ओतप्रोत थी कि अंग्रेजों को बंदी करना पड़ा, भाई साहब लाइए अपनी जितनी प्रतियां जलाइए, नहीं तो फिर आपका। और उस समय वो गवर्नमेंट में काम भी कर रहे थे, सरकारी नौकर थे, सरकारी नौकरी करते थे। तो बाद में उन्होंने ये सोचा कि चलो यार ये तो बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ और स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं है, तो वो उन्होंने छोड़ छाड़ दी नौकरी, फिर वो कूद गए। और गांधी जी से बहुत प्रभावित व्यक्ति भी थे, और गांधी जी ने बहुत बड़े स्तर पर इसको प्रभावशाली, और हिंदी में बहुत सारा सम्मेलन भी हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन भी बहुत सारा हिंदी में वहाँ पे सम्मेलन, खूब चर्चा का विषय भी बनता था और खूब चलता था। इसमें साहित्यिक उपलब्धता भी अन्य भाषाओं की तुलना में बहुत बड़े स्तर पर, यानी कि साहित्यिक उपलब्धता भी बहुत अच्छी खासी है, बहुत अच्छी है। वह वैज्ञानिक रूप में
व्याकरण भी सशक्त, यानी हिंदी भाषा का जो व्याकरण है वो वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ही सशक्त है, बहुत ही सुदृढ़ है कि मतलब आप कह नहीं सकते ये भाषा का कोई मतलब है नहीं। तुलनात्मक अध्ययन में भी इसको समझ सकते थे, लेकिन ये चीज़ें यहाँ है। इसका मतलब है कि बहुत ही मायने रखती थी। ये कसौटियाँ हैं कि भाषा को राजभाषा कैसे होना चाहिए। अगर ये उसको स्तर पर भी देख सकते हैं, जो पक्ष वाली बात हो रही है। अब तीसरा पॉइंट हमने 1 2 3, ये तीसरा पॉइंट था ना। चौथा पॉइंट था हिंदी फिल्में। विश्व में, भारत में भी खूब देखी जाती हैं, खूब चलती हैं हिंदियों। अभी भी इस बीच में कभी जी कहता था कि स्क्रिप्ट जो रोमन में मिलता है उसको बदल करके हिंदी में प्रॉपर दें, तब माना जाएगा आप पूरी तरह से। ये एक मैटर है, इसमें इशू पे अलग बात हो सकती है, लेकिन ये हिंदी फिल्मों ने हिंदी भाषा को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने में भी काम किया अन्य भाषाओं की तुलना में। और एक और आप पॉइंट जोड़ सकते हैं, यानी कि हिंदी का जो बदलाव अब लोगों के नज़रिए में दिख रहा है, वो दक्षिण भारत की जो फिल्में भी हैं, ये अलग पॉइंट अभी तक कहीं आपने शायद जोड़ा नहीं। दक्षिण भारत की जो फिल्में हैं वो अब पैन इंडिया अप्रोच ला रही हैं, पैन इंडिया अप्रोच देखने को मिल रहा है। यानी कि जैसे अभी मूवी आई बाहुबली, पैन इंडिया स्तर पर हिंदी में डब्ड, और उसी तुरंत थिएटर में उस हिंदी लैंग्वेज में अप्रोच कराया गया, पहुंचाया गया। तो यानी उनको भी हिंदी हॉटलाइन तक पहुंचना है, और एक तरह से बड़ी बिगर फिल्मों का एक सिनारियो देखा जा रहा है कि मतलब हिंदी की तरफ भी बढ़ा जाए। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है इकोनॉमिक रूप का, इकोनॉमिक स्तर पर है। पुष्पा आई, जो भी नई मूवियां आ रही हैं वो पैन इंडिया अप्रोच रख रही हैं। तो हिंदी में अगर अप्रोच रखना है पैन इंडिया यानी नॉर्थ इंडिया तक पहुंचाना, तो वो हिंदी से ही होकर गुजरेगा। तो आप समझ सकते इतना ज़्यादा पॉइंट है इसके पक्ष में, तो कि भाषा भारत का राष्ट्रभाषा होने में। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा विपक्ष की बात भी देख लेते हैं। आप अगर इसमें साफ साफ ना, अगर आपको नोट भी करना हो तो मैंने बोला भी है, आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। अब इसके थोड़ा सा विपक्ष की बात देख लेते हैं। ठीक, भारत पहला ही इनका पॉइंट आ जाता है, भारत एक बहुभाषा भाषी वाला देश है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा पॉइंट है। आप देख रहे हैं, अगर हमने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया, तो अन्य भाषाओं के द्वारा भी, अन्य बोलियों के, भाषा तो है ही, अब बोलियों के द्वारा भी एक अपनी अपनी भाषा बनाने की मांग और तेज हो जाएगी और तीव्र हो जाएगी, और सरकारें, प्रशासन सब कुछ दबाव में आ जाएगा। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट देता है कि भारत एक बहुभाषा भाषी वाला देश है, तो हमें किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा तो नहीं बनाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अभी हाल ही में अमित शाह जी ने भी कुछ हिंदी को लेकर बोले कि भारत को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं होनी चाहिए। इवन संदीप, क्या कीचा सुदीप और वर्सेस अजय देवगन का भी कुछ कंट्रोवर्सी बीच में हुआ था 4-5 महीने पहले। तो इन सब चीज़ों पे नज़र, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इन चीज़ों को थोड़ा सा अलग नज़रिए से भी देखें, तो अब कितना बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है कि क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तो उसमें बहुत ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने वगैरह वगैरह कुछ बातें बोली कि भाई नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर यही चाह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है मतलब बहुभाषा भाषी वाला देश है। तो दूसरा अगर पॉइंट देखे जाएंगे, तो अन्य अगर देखा जाए तो अन्य बोलियां भी तीव्र गति से आंदोलन या हिंसा के माध्यम से, भावनात्मक सेंटीमेंट बहुत मायने रखता है, माध्यम से आंदोलन करेंगी। वो भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है इस चीज में। तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मायना ये है कि अभी तक जो
लिस्ट देखें, प्रधानमंत्रियों की लिस्ट देखेंगे तो उसमें से सर्वाधिक यानी 80% के आसपास जो प्रधानमंत्री हुए वो हिंदी हार्टलैंड से गए हैं। तो आप सीधा देख रहे हैं, तो उनका रुझान क्या रहा है, हिंदी को लेकर के ज़्यादा बेहतर रहा है। राजनीतिक सपोर्ट जो है यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति भी हिंदी के पक्ष में रही है। ये इस पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि पक्ष में अगर देखा जाए तो राजनीतिक सपोर्ट भी हिंदी के पक्ष में, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज का जो बन जाना एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है इसके लिए। वो इससे अन्य भाषा वाले क्षेत्रों में असंतोष, ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। भाई राजनीतिक आप जा रहे हैं, एक्चुअली देखिए आज के प्रधानमंत्री जी बहुत ही चतुराई से काम भी करते हैं। यानी कि अगर कुछ क्षेत्र में जाएंगे तो जैसे अगर तमिलनाडु से वड़क्कम वगैरह कर लेते हैं, आदमी ने थोड़ा सा उससे जो उसके बाद गुस्सा भी रहता है ना, वो थोड़ा सा अरे चलो यार हमारा कुछ लैंग्वेज तो बोला। बिहार में जाएंगे या हमारे साइड पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो सीधा बोलेंगे रउआ लोगन के प्रणाम बा। तो कहने का मतलब है कि वहाँ के उस क्षेत्रों को सेंटिमेंट को जीत लेते हैं। तो चीज़ें हैं भाई, राजनीतिक सपोर्ट जो है वो हिंदी को है ज़्यादा, तो इनका विपक्ष का ये भी मानना है। और इससे उसके अलावा इससे चौथा पॉइंट अगर देखें, इससे अगर राष्ट्रभाषा का दर्जा दें, इससे दूसरी भाषाएं अपने आप को छोटी समझेंगी। दूसरी भाषाएं जैसे तमिल अपने आप को ओल्डेस्ट कहती है और उसका सम्मान इस तरह से रहेगा। दूसरी भाषा अपने आप को, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, छोटी या हीन समझने लगेंगी। हीन समझने लगेंगी। ये मतलब विपक्ष में ये सब तर्क दिया गया है। तो आप देख सकते हैं अब पांचों तक मैंने पॉइंट तक प्रश्न रखे हैं अभी तक। तो आपने ये सब देखा, बहुभाषी भाषा वाला देश है। एक एक पॉइंट आपको मैंने बारीकी से समझाया है कि आप इसको आप अलग से सोच करके, जब मेरी बातों से आपको एक आइडिया मिलेगा, लेकिन आप खुद इस पॉइंट के पास जब नज़र डालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये चीज़ें क्या हैं। आपको आइडिया जरूर मिल गया होगा कि और अब क्वेश्चन का, सभी क्वेश्चन का एक जवाब है, यानी हिंदी राष्ट्रभाषा या राजभाषा। तो आप सीधा इस टॉपिक में ही बदलाव कर